डिड यू नो अबाउट हिस्टोरिया प्रेगनेंसी? फैंस का कहना है कि हिस्टोरिया के पेट में जो बच्चा है वो एरन येगर का है। अब इससे पहले कि आपका दिमाग पीक पर चला जाए और सारा गुस्सा आप मेरे ऊपर उतार दो, पहले ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आपको इस पूरे वीडियो में ऐसे पेनफुल झटके मिलने वाले हैं। जैसे कि हम सबको ये तो पता ही है कि सासा के मरने के बाद सभी लोग काफी उदास होते हैं एरन को छोड़कर, इसलिए सासा के ग्रेव पर सब लोग फ्लावर रखते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये जो फ्लावर आप देख रहे हो वो निकोलो के द्वारा रखा गया है। निकोलो आपको याद है ना? अरे ये वही है जो सेफ होता है और एक बार सासा और बाकी लोग इसके यहाँ खाने के लिए जाते भी हैं और तभी ये सासा के घर पर एज अ सेफ के रूप में काम करने लगता था। अब आप सोच रहे होंगे कि तो क्या हुआ, ऐसे ही सम्मान के लिए रख दिया होगा जैसे बाकी सब रखते हैं। बट फैंस का कहना है कि ये फ्लावर कोई मामूली फ्लावर नहीं होती है, बल्कि ये काफी स्पेशल फ्लावर होती है। बताता हूँ। पूरा फ्लावर 24 व्हाइट रोजेस से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब आई ऑलवेज कीप यू इन माई हार्ट, यानी कि शायद वो सासा को पसंद करता है या शायद प्यार भी। पर फिर कोने का क्या? देखो यार, इसका आंसर वैसे तो मुझे भी नहीं पता, बट अगर जवाब देना हो तो मैं कहूंगा कि वो सासा पे छोड़ दो। इफ दिस इज अ सैड देन नेक्स्ट विल मेक यू क्राई। सी, सासा के मरने के बाद कोने काफी उदास रहने लगता है, मानो उसका आधा पार्ट ही खो गया हो। दैट्स रियली सक्स मैन, आई मीन ही रियली लव सासा। आपका तो पता नहीं, बट आई रियली फील सैड फॉर कोनी। वैसे आप एरन को अच्छा मानो या बुरा, बट वो मिकासा और आर्मिन की काफी फिक्र करता है। देखो, एरन ने मिकासा और आर्मिन को रंबलिंग के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो लोग इसका कोई क्लू नहीं नोट कर पाते हैं, बल्कि वो दोनों एकमात्र ऐसे इंसान होते हैं जो एरन के लिए सबसे अधिक प्रिय होते हैं और वो नहीं चाहता था कि वो भी वही रास्ता फॉलो करे जो मैं करना चाहता हूँ। इस इमेज को देखो और ऑब्जर्व करो कि एरन का मिकासा और आर्मिन की ओर लुक आपको सब कुछ साफ साफ क्लियर कर देता है। पता है, ये देखकर मुझे काफी बुरा लगता है कि एरन जब वॉल के अंदर था तब वो कितना ज्यादा एक्साइटेड होता है, लाइक बाहर की दुनिया कैसी होगी और देखने में कैसी होगी वो ये सब देखना चाहता था। बट फाइनली जब वो मार्ली में पहुंचता है तब मिकासा उसे आइसक्रीम ऑफर करती है, बट उसे उतना मजा नहीं आता है जितना बाकी सबको इस चीज को देखकर खुशी होती है। इवन लेवाई और हांजी को भी। लाइक पोटैटो गर्ल तो अब मानो आइसक्रीम गर्ल बन चुकी होती है, क्योंकि भाई वो लोग अपनी जिंदगी में पहली बार ये सब देख रहे थे। तो तुम ही सोचो कि कैसा फील होगा। बट एरन मानो कई बार यहाँ आ चुका हो। तो बात दरअसल ये है कि जब उसने प्रिंसेस हिस्टोरिया के हाथ पे किस किया था तब उसमें ग्रीसा के सारे मेमोरीज आ गए थे, इसीलिए उसे ये सब पता होता है। क्योंकि भले ही वो कभी वॉल के बाहर नहीं गया हो, बट उसके डैड तो गए थे ना, इसलिए ये सब उसके लिए नया नहीं होता है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे वो ये सब पहले भी देख चुका है। भले ही आपको उतना टच ना करे, बट एक बार के लिए सोच के देखो कि वो बंदा जो सदियों से बस एक ही दीवार के अंदर रह रहा है और बाहर की दुनिया बुक्स में देखी है और सच में देखने के लिए उतावला हो, बट उसका सारा सपना ऐसा हो जाए तो। वैसे आपने ये कभी गौर किया है कि ईसायामा ने कितनी कमाल के तरीके से अपनी स्टोरी को लिखा है? अरे मुझे पता है कि स्टोरी अच्छी है तभी तो पॉपुलर है ना, पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक बारीक डिटेल्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एओटी में मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइटन्स उसको दिया गया है जो थोड़ा शांत स्वभाव का होता है, यानी बिना भड़काए तो नहीं अटैक करने वाला, जैसे आर्मिन बेयरटोल इत्यादि। और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ड्यूरेबल टाइटन उसको दिया गया है जो डीपली ब्रोकन हो, लाइक एरर, राइनर इत्यादि। दैट्स रियली अमेजिंग, राइट? वी ऑल नो दैट लेवाई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स इन एओटी, बट क्या आपने कभी उसे रोते हुए देखा है? तो इस वीडियो में आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। जब पहली बार लेवाई के कॉमरेड्स मारे जाते हैं तब उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, दूसरी बार मारे जाते हैं तब कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब इरविन मारे जाते हैं तब लेवाई पूरी तरीके से टूट जाता है। आप कहोगे कि लेवाई भी ऐसा कर सकता है, तो मैं कहूंगा कि क्यों नहीं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर जरूर है बट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन नहीं। इस इमेज को ध्यान से देखो और फिर इस इमेज को और इस इमेज को भी, फिर इस इमेज को। एक काम करो, ये वीडियो आप यहीं पॉज करो और ध्यान से देखो। देख लिया? मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एरन के आई का शेप हर सीजन में आपको चेंज होते हुए देखने को मिलती है। इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में जरूर बताना। अगर अभी तक आपका दिल और दिमाग नहीं पिघला है, देन नाउ दिस फैक्ट विल रियली मेक यू क्राई। आपको पता है कि जब मार्ली में टाइटन्स के पावर को किसी को भी दिया जाता था तब उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जैसे जब राइनर और एनी बस एक छोटे बच्चे होते हैं तब दोनों पर भी साइंस एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इवन सीजन 4 में एनी खुद ये बताती है कि कैसे उन लोगों पर कितनी खतरनाक तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए थे जबकि वो सिर्फ 10-12 साल के थे। रियली मैन, इट सक्स। आप जरा सोच के देखो कि वो तब बच्चे होते हैं, मतलब आप सोच के देखो कि ये कितनी पेनफुल और डेंजरस होगी। सबसे पहले आप ये सुनो। नहीं, ये मेरे नहीं बल्कि एरन के मदर यानी कार्ला येगर के वर्ड्स है, और ये उन्होंने तब कहा था जब वो घरों के नीचे जबी होती हैं।
और एरन उनकी बात नहीं मानता है। आई मीन काइंड ऑफ फनी बिकॉज उनका पैर बिल्कुल ठीक होता है, फ्रैक्चर नहीं हुआ होता है, क्योंकि जब टाइटन उन्हें उठाता है तब आप खुद भी देख सकते हो कि उनका पैर बिल्कुल ठीक होता है, यहाँ तक कि वो अपने पैर को फटकारते भी है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करती है ताकि टाइटन्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाए और एरन और मिकासा आराम से एस्केप कर पाए। नहीं, जब मैंने पहली बार देखा था तब मैं ठीक था, लेकिन अब मेरा हाल कुछ ऐसा है। अभी हम सबको पता है कि राइनर और बेयरटोल्डी होते हैं जो सिगानसिना डिस्ट्रिक्ट पर सबसे पहली बार अटैक करते हैं और पूरे सिगानसिना पर तबाही ले आते हैं। मुझे पता है कि ये सुनकर आपको इन पे गुस्सा आ रहा होगा, बट एक बार के लिए आप दूसरी तरफ से सोच के देखो। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। जब ये टाइटन बनकर अटैक करते हैं तब उस समय काफी छोटे होते हैं, छोटे क्या कहूँ बल्कि यार ये बच्चे होते हैं, और मार्ली वालों ने उनके दिमाग में जो जहर भरा होता है कि वो वैसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये गलत नहीं है, बल्कि ये क्राइम है। बट जस्ट थिंक्स हाउ पेनफुल इज टू बी। लाइक मैंने आपको पहले ही बताया था कि सासा के मरने के बाद उसके क्लोज वंस काफी दुखी होते हैं, राइट? बट डिड यू नोटिस मिकासा, वो सासा के गृह के पास पूरे दिन बिना खाए पिए, मतलब पूरा एक दिन पड़ी होती है। आई मीन दैट्स रियली हर्ट मैन। इसे देखकर तो यही लगता है कि मिकासा सच में सासा से बहुत प्यार करती है, मतलब फ्रेंडशिप वाला प्यार, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। जब हांजी शुरू में इंट्रोड्यूस की जाती है तब हमें देखने को मिलता है कि लेवाई हांजी को 4 आई कह के बुलाता है। वो इसीलिए क्योंकि हांजी एक चश्मा पहनते हैं ना। बट जब हांजी की एक आंख फाइट के दौरान लॉस्ट हो जाता है तब से लेवाई उसे 4 आई बुलाना बंद कर देता है। मुझे पता है कि आपको दर्द हो रहा होगा, बट बचा के रखो, आगे और भी होगा। डिड यू एवर नोटिस दैट जब ग्रीसा किड हुआ करता था तब उसके फादर उसे टाइटन और उसके पावर से कैसे पूरे माली को डिस्ट्रॉय करना है इसके बारे में बताते थे, और जब वो एक फादर बना तब ग्रीसा अपने बेटे यानी जीक को वही बातें सिखाता है। आई मीन लाइक फादर लाइक सन, इजंट अमेजिंग बट सैड एट द सेम पॉइंट। आल्सो बिकॉज किड का दिमाग काफी खाली होता है, आप जो भरोगे वो वैसे ही बन जाता है। लेकिन जीक में ऐसा नहीं होता है, वो अपने ही माँ और पापा को मार्ली वालों से पकड़वा देता है। क्या बोले इसके बारे में? नाउ लुक एट दिस। जब एरन सबके साथ होता है तब आर्मिन एरन और मिकासा को हाथ देता है ताकि वो उन्हें ऊपर खींच सके, लेकिन अब आर्मिन के चेहरे को देखो, ऐसा लगता है मानो वो उन्हें पकड़कर बहुत खुश हो। लेकिन जब एरन काफी दूर चला जाता है और काफी समय के बाद मिलता है तब आर्मिन का फेस ऐसा लगता हो मानो कुछ कहना चाहता हो और वो काफी दर्द में हो, जबकि एरन तो काफी समय बाद भी मिलता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एरन क्यों रो रहा है, जबकि वो जो चाहता है सब उसके हिसाब से हो रहा है? आई मीन ऐसा लग रहा है कि वो चाहता तो है बट किसी कारण की वजह से वो अपने टीयर्स को होल्ड बैक कर रहा हो, क्योंकि अब तो उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है ना। तो भला ये क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जब सासा मरती है तब यही बंदा एक दानव की तरह हंसता है। आप ये देखो कि जब एरन टीन होता है तब उसका फेस बिल्कुल अपनी मदर की तरह होता है, बिल्कुल इनोसेंट लाइक क्यूरियस चाइल्ड जो कि बाहर की दुनिया को देखना चाहता हो। बट जब वो एक एडल्ट हो जाता है तब उसका फेस अपनी मदर से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जस्ट लाइक हिज गोल। मैन दैट्स कूल डिटेल। देखो मुझे ये चीज बहुत पसंद आई कि लेवाई वो सबसे पहला पर्सन होता है जो राम जी को सबसे पहली बार बचाता है और वहाँ से दूर ले जाता है, ये जानते हुए भी कि राम जी एक चोर है, क्योंकि उसने सासा की पोटली चोरी करने की कोशिश की थी और पकड़ा भी जाता है। बट फिर भी वो उसे बचाता है और काफी दूर लेके जाता है। बट वहाँ पहुँचते ही राम जी वहाँ से गायब हो जाता है और लेवाई की पोटली भी लेकर चला जाता है। बट फिर भी लेवाई काफी काइंड और पीसफुल रहता है। व्हाट अ काइंड मोमेंट, राइट? जब एरविन बीस्ट टाइटन के रॉक से मारा जाता है तब लेवाई उसे टाइटन सीरम देकर रिवाइव करना चाहता है, बट उधर मिकासा और एरविन आर्मिन को रिवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि आर्मिन भी कोलोसल टाइटन की वजह से जल जाता है और फिर मारा जाता है, जिसकी वजह से तीनों में लड़ाई भी हो जाती है और जिसमें एरन का दांत भी लेवाई तोड़ देता है। खैर वो तो वापस आ जाएगा, बट एट द लास्ट हम सबको पता है कि लेवाई एरविन को छोड़कर आर्मिन को रिवाइव करता है। लेवाई का मानना है कि मैंने एरविन की जगह आर्मिन को चुना, इसका मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आर्मिन की आंखों में बिल्कुल वैसे ही चमक होती है जो वो एरविन में देखता है, इसलिए उसको आर्मिन में इरविन नजर आता है। आई नो यू आर क्राइंग बट होल्ड ऑन, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। अब आप जो जानने वाले हो उससे आपका दिमाग और दिल दोनों ही डीपली हर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि हिस्टोरिया के पेट में जो बच्चा है वो एरन का है। अरे अच्छा मैं नहीं, बल्कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि हु इज द फादर ऑफ हिस्टोरियास बेबी तो आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, जहाँ काफी सारे लोग ये कहते हैं कि ये बच्चा एरन येगर का है। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट इसे लेकर पूरे इंटरनेट पे कोई क्लियर कट आंसर ही नहीं है, बस कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट आपको देखने को मिलेगा। बट ओनली फॉर यू आई रिसर्च अ लॉट। काफी घंटों रिसर्च करने के बाद, काफी आर्टिकल्स, काफी क्वेरीज पढ़ने के बाद मुझे दो मेजर और काफी पॉपुलर थ्योरी इंटरनेट पर देखने को मिलती है, जो कि वायरस की तरह पूरे इंटरनेट पर फैली है। जिसमें सबसे पहला जो एरन को हिस्टोरिया को बच्चे का फादर बताता है, और दूसरा वो जो कि एक फार्मर को हिस्टोरिया के बच्चे का फादर बताता है। वैसे तो एक काफी लंबा चौड़ा
डिस्कशन था और अगर मैं सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर करूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, सच कह रहा हूँ। इसलिए मैं सभी आर्टिकल्स में से 10 मेजर पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा जो कि एरन को एज अ फादर सपोर्ट करती है और वो जो कि नहीं करती है। बाकी आप खुद ही डिसाइड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आर्गुमेंट्स सपोर्टिंग एरन एज अ फादर। सबसे पहला, आपने एओटी सीरीज में देखा होगा कि हिस्टोरिया और एरन के बीच एक काफी क्लोज बॉन्ड हमें देखने को मिलती है। काफी सारे ऐसे एपिसोड, सीन्स और मांगा पैनल्स में काफी सारी जगहों पर आपको इन दोनों के बीच एक काफी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन देखने को मिलती है। नंबर 2, आपको पता ही होगा कि एरन सबको अचानक से छोड़कर कहीं चला जाता है और फिर काफी समय के बाद मिलता है। तो काफी सारे फैंस का ये कहना है कि इसी टाइम पीरियड में एरन और हिस्टोरिया रिलेशनशिप में आते हैं। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि जब एरन गायब होता है तब पूरे 10 महीने के बाद वो रंबलिंग स्टार्ट करता है और हिस्टोरिया की प्रेगनेंसी भी टोटल 10 महीने की होती है। अब यहाँ आप सोचो कि प्रेगनेंसी तो 9 महीने की होती है ना, तो बात दरअसल ये कि जापान में वहाँ 9 की जगह 10 महीने होते हैं। नंबर 4, आपने देखा होगा कि क्योंकि एरन फाउंडिंग टाइटन होता है तो उसे हिस्टोरिया के फ्यूचर के बारे में पता होता है और इसीलिए यहाँ एक थ्योरी ये भी कहती है कि एरन ने हिस्टोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेशन को सर्वे कॉप्स या फिर बाकी लोगों से छुपाया हुआ होता है और राइट टाइम का इंतजार करता है। नंबर 5, अगर आप एओटी मांगा के फाइनल पैनल को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जिसमें एक पर्सन विद लॉन्ग हेयर एक बच्चे को अपने गोद में लिए रहता है और ये कहता है दैट यू आर फ्री नाउ। अब ध्यान देना कि पूरे एओटी सीरीज में पहले तो ऐसा लॉन्ग हेयर वाला बंदा एरन होता है जो इस टाइप की बात या स्लोगन कहता है। नंबर 6, हिस्टोरिया ने काफी बार अपने प्रेगनेंसी के टाइमिंग को लेकर सर्वे कॉप्स और स्पेशली मिलिट्री लीडर्स से झूठ बोलती आ रही है। फैंस का इस पे ये कहना है ताकि वो एरन को सीक्रेट रख सके। नंबर 7, देखो एमिर फ्रिंज पूरे सीरीज की बेस होती है क्योंकि उसी ने ये टाइटन वाइटन का हिस्सा शुरू किया होता है। तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि एरन और हिस्टोरिया एकमात्र ऐसे पर्सन होते हैं जो डायरेक्ट एमिर के ब्लड डिसेंडेंट्स होते हैं। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि एमिर के ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए एरन और हिस्टोरिया ये प्लान बनाते हैं। नंबर 8, फैंस का ये भी कहना है कि एरन पूरे अटैक ऑन टाइटन स्टोरी में एक सेंटर की तरह होता है और हिस्टोरिया के प्रेगनेंसी में उसका इन्वॉल्वमेंट उसके मोटिवेशन में कॉम्प्लेक्सिटी डाल देता है जिससे वो उसके प्लान को आगे बढ़ाने में आसानी होती है। नंबर 9, एक थ्योरी ये भी कहती है कि एरन एक नई और पीसफुल दुनिया बना के उसमें अपने बच्चे के थ्रू अपने फ्रीडम को बनाए रखना चाहता था। नंबर 10, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मांगा के एंड के पैनल में आपको ये देखने को मिलेगा या फिर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अब एरन और हिस्टोरिया अपने बच्चे के साथ खुश हैं और जो कि इसे स्टोरी के सेंट्रल पॉइंट को भी बताया जाता है। अब बात करते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एरन एज अ फादर। सबसे पहले तो यही कि मिकासा का क्या। मोस्टली फैन तो यही कह रहे हैं कि पूरे एओटी सीरीज में मिकासा और एरन के बीच जो बॉन्ड और फीलिंग दिखाया गया था वो हिस्टोरिया से तो कई गुना अधिक होती है। तो क्या वो ऐसे ही था? दूसरा ये कि पूरे एओटी सीरीज में फिर क्यों नरेटर ने मिकासा और एरन के रिलेशनशिप पर फोकस किया है, स्पेशली फाइनल आर्क में जब आर्मिन एरन से पूछता है कि क्या वो मिकासा के साथ रहना चाहता है, तब वो इसका जवाब हाँ में देता है कि वो रहना चाहता है। फिर लास्ट में मिकासा और एरन एक दूसरे को किस भी करते हैं। तो इसका क्या? तीसरा कि एरन का तो शुरू से मोटिव टाइटन को खत्म करना और फ्रीडम पाना होता है जो कि उसे एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ले जा ही नहीं सकता है। चौथा, एरन का प्लान पूरी दुनिया को रंबलिंग से तबाह करके पीसफुल वर्ल्ड बनाना होता है तो वो अपना काम करेगा ना कि ये सब। पांचवा, आपको मांगा में एक सीन देखने को मिलेगा या फिर अगर आप एओटी ध्यान से देखोगे तो आपको एक सीन देखने को मिलेगा जहाँ हिस्टोरिया एरन से अपने प्रेगनेंसी का प्रपोजल एरन के सामने रखती है। बट यहाँ कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये किसके लिए। हो सकता है कि हिस्टोरिया अपने आप को और जीव को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और से प्रेग्नेंट होने की आइडिया रखती है। जस्ट क्वेश्चनिंग, और ऐसा मैं नहीं बल्कि फैंस का कहना है, तो ऑफेंड मत हो जाना। नंबर 6, भले ही एरन और हिस्टोरिया के बीच काफी सारे कनेक्शन मिल रहे हो बट अभी भी काफी सारे क्लूज और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से फैंस इसको मानने को तैयार ही नहीं है। नंबर 7, कुछ फैंस ये भी कहते हैं कि पूरे एओटी सीरीज में मोस्टली हिस्टोरिया के पर्सनल ग्रोथ और इंडिपेंडेंस पर फोकस किया गया है, ना कि रोमांटिक रिलेशनशिप पर, तो इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 8, फैंस ये भी कहते हैं कि पहले तो फार्मर वाला कोई किस्सा ही नहीं था लेकिन अब उसके आने पर एक और सवाल उठता है कि ये कौन है, क्योंकि हिस्टोरिया उस फार्मर को अपने बच्चे का पिता बताती है। नंबर 9, साथ ही वो ये भी कहती है कि हिस्टोरिया अपने लोगों और अपने फ्रीडम के साथ रहने का फैसला किया था, इसलिए तो वो क्वीन बनती है जिसकी वजह से हिस्टोरिया एरन से बहुत ही दूर चली गई थी पहले ही। नंबर 10, लास्ट में वही कि ऑल इन ऑल एरन का प्राइमरी टारगेट अपने गोल को पाना होता है, ना कि रोमांटिक रिलेशनशिप में पड़ना, जो कि हमें कभी ऐसा लगा भी नहीं, खासकर हिस्टोरिया और एरन के बीच। अल्टीमेटली देखा जाए तो दोनों तरफ की बातों में दम है,
बट स्टोरी प्रोग्रेशन और नरेशन के हिसाब से, मांगा के हिसाब से फाइनल आर्क में कहीं पर भी ये बताया नहीं गया है कि एक्चुअली में हिस्टोरिया के बच्चे का पिता है कौन। जी हाँ, और यही सच भी है, क्योंकि एक बार एक इंटरव्यू में ईसायामा से खुद ही पूछा गया था, तब वो कहते हैं कि कुछ चीजें मिस्ट्री रहे तो ज्यादा बेटर है। मतलब ऑफिशियली तो किसी को नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और हिस्टोरिया प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मिकासा और एरन हमेशा एक दूसरे के लिए बने हैं। कभी मिल नहीं पाए वो बात अलग है, बट आपको जरूर मिला होगा आंसू, गम के आंसू इस वीडियो को देखकर, और क्या। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। बाकी अगर आप मुझसे पूछो तो भैया दूर रहो, मतलब एक स्टोरी ही तो है। नहीं मतलब आई रिस्पेक्ट अ लॉट, बट है तो एक स्टोरी ही ना, जो कि एक राइटर के द्वारा लिखा गया है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट चिल। लेकिन हाँ, स्टोरी तो कमाल की है, दैट्स मेक यू थ्रिल, मोटिवेशन, चिल्स, इवन क्राई। बट आपको ये नहीं पता होगा कि अटैक ऑन टाइटन ने काफी बार फ्यूचर दिखाया है, लिटरली हर बार, बट आप उसे नोटिस नहीं कर पाओगे। इफ यू नॉट नो देन डोंट वरी, बिकॉज लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।